एक सरप्राइज फैक्टर दिए उन्हें कि अगर हमने कार्तिक का कैरेक्टर में उन्होंने इस तरीके से देखा है गुडी गुडी बॉय में, जो मैडी का कैरेक्टर है ही स्कार्ड, तो बचपन का एक चीज हुआ है एंड देन ही इज कमिंग आउट ऑफ इट, ही इज एंग्री, ही इज रूड, ही इज ऑब्नॉक्शियस, ही इज ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ कार्तिक। जब से तुमसे कुछ यूं मिला हूं मैं, तुम में ही जो मिल गया हूं मैं, तुम्हारे आने से जिंदगी में बहारें आई कुछ इस कदर कि उजरे चमन में भी फूल सा खिल गया हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, जब मिला तो मोहसिन खान और ईशा सिंह का अभिनीत वेब सीरीज जियो सिनेमा पर आ चुका है। 8 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। लेकिन अभी जो मैंने शेर गुनगुनाया, क्या आप यही बात ठीक और ठीक जब मिला तू वेब सीरीज के लिए भी कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप गोवा की हसीन वादियों में बेतुके रोमांच के साथ सिगरेट के धुएं के गुब्बार और ड्रग्स का नशा देखना पसंद करते हो, और अगर आप बात बात पर फाकिन जैसे गालियों के सुनने के आदी हो, तो आप सभी अभी तुरंत जाकर जियो सिनेमा पर जब मिला तो जरूर देखें। और हाँ, यदि आप इन चीजों के आदी नहीं हैं और इनमें दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन मोहसिन खान साहब के अंध प्रशंसक हैं, या यूं कहिए कि ट्रू मोमेनियंस हैं, और आप मोहसिन खान साहब के हॉट सिजलिंग लुक को पसंद करते हैं, और बात बात पर मोहसिन खान साहब की शर्टलेस फिगर के दीवाने हैं, तो आप जरूर जाकर जियो सिनेमा पर जब मिला तो वेब सीरीज जरूर देखें। आज लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर विभू विभाकर इस बात पर विचार करूंगा कि यदि जब मिला तो देखा जाए तो किन शर्तों पर देखा जाए, क्यों देखा जाए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं देखा जाए। पूरी की पूरी ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जब मिला तू पर, इस बात को भूलकर कि मैं शिविन का, या यूं कहिए कि मोहसिन और शिवांगी का प्रशंसक रहा हूं। बिल्कुल ईमानदार प्रक्रिया, लेकिन आप इसके लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शायद कुछ रहस्य के तार खुल जाए। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मोहसिन खान, ईशा सिंह, प्रतीक सचपाल और अलीशा चोपड़ा द्वारा अभिनीत जब मिला तू वेब सीरीज के 8 एपिसोड जियो सिनेमा पर प्रसारित हो चुके हैं, और अभी तक इसने जो छाप छोड़ी है, उसके सहारे हम कह सकते हैं कि एक घिसी पिटी उलझी हुई स्टोरी लाइन और जबरदस्ती के रोमांस के बीच हमें मिलता है सिर्फ नशे का गुब्बार और भद्दी गालियां। और अगर स्टोरी लाइन की और बात करें तो पूरी स्टोरी लाइन रॉक स्टार मैडी के जटिल स्वभाव और शेफ अनेरी की झूठी प्रेम कहानी, और मैडी के मैनेजर मिंट और मैडी के अंध प्रशंसक जिगर के फुहर आंतरिक संबंधों में उलझकर रह गई है। भारतीय पृष्ठभूमि में विदेशी फिल्मों या चरित्रों की नकल करने से ऐसा ही होता है, जिससे स्टोरी लाइन थोड़ी बोझिल बन गई है। मैडी की भूमिका निभाने वाले मोहसिन खान का कहना है कि जब उन्हें एक संगीतकार की भूमिका निभाने के लिए अप्रोच किया गया, तब उनके मस्तिष्क में जिम मॉरिसन की नाम, उनका चेहरा याद आया। अगर सच कहें तो खुद को जिम मॉरिसन दिखाने या एक जबरन एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में मोहसिन खान साहब न तो स्वाभाविक मोहसिन खान रह पाए और न ही जिम मॉरिसन बन पाए। दूसरे शब्दों में कहे तो कार्तिक गोयनका से अलग हटकर, या यूं कहिए कि लीग से अलग हटकर काम करने की जो जिद मोहसिन खान साहब ने ठान रखी है, वह एक जबरदस्त हैंडसम नया लुक तो देती है, पर अभी तक मतलब सिर्फ 8 एपिसोडों तक दर्शकों को देने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ है अपनी शर्टलेस बॉडी और धुएं का गुब्बार, और समय समय पर इमोशंस का मेलोड्रामा जिसके वो मास्टर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि टीवी पर मोहसिन खान साहब टीवी के शाहरुख खान के नाम से जाने जाते हैं,
और अक्सर मैं कहता हूं कि आंखों से बात करने वाला कलाकार ऐसा कम पैदा लेता है। मैंने उनके कई म्यूजिक वीडियो में देखे हैं और मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बात तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा, क्योंकि कार्तिक गोयनका का चरित्र आप भूल नहीं सकते। लेकिन एक बात कहनी जरूर है कि जब मिला तू में भी मोहसिन खान साहब आंखों से खेलते हुए बात करते हुए नजर आते हैं और अपनी कहिए कि बेशकीमती अदाकारी की छाप तो जरूर छोड़ते हैं, परंतु उनकी आंखों में वो संजीदगी नहीं है, वो वास्तविकता नहीं है, वो दर्शकों को जोड़े रखने की शक्ति नहीं है जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक गोयनका की आंखों में थी और जो नायरा के लिए दिखती थी। यूं कहें कि कार्तिक गोयनका जैसी सच्ची रोमांटिज्म की कमी मैडी में दिख रही है, क्योंकि मैडी का चरित्र कहीं भी कहिए कि मोहसिन खान के इर्द गिर्द नहीं है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी खुद स्वीकार किया कि वो मैडी के चरित्र से खुद को भिन्न मानते हैं, जबकि उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि कार्तिक गोयनका उनके करीब रहा है। जब आप एक ऐसे पात्र का जीवन जीते हैं जो आपके वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाता और आप उसे दिखलाने के लिए जबरन मेहनत करते हैं, तो दर्शकों के पास वो संवेदना की कहिए वो संप्रेषण नहीं पहुंच पाता। हालांकि मोहसिन खान साहब बेहतर लुक में दिखे हैं और उनकी अदाकारी निश्चित रूप से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है, लेकिन हम मानते हैं कि मोहसिन खान साहब चूंकि आंखों से बात करते हैं और इस मामले में वो दिलीप कुमार को अपना आइडल मानते हैं, तो दिलीप कुमार जिसके लिए जाने जाते थे कि एक प्रकार के सैड किंग, तो अभी तक वो मोहसिन खान साहब का वो सैड किंग वाला लुक इस वेब सीरीज में उभर कर सामने नहीं आया है। हो सकता है आगे आने वाले 8 एपिसोड में जब मोहसिन खान साहब अपने अतीत में जाएंगे और अतीत से जुड़े उस शौक से में जाएंगे और उन बचपन के प्रेम संबंधों को याद करेंगे, तो शायद वो इमोशनल मेलोड्रामा देखने को मिले। अब बात करते हैं ईशा सिंह की। ईशा सिंह ने सैफ अनेरी की भूमिका निभाई है। अपने वास्तविक जीवन में वो कितना बनाती है वो तो अपने इंटरव्यू में कह चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हां मैं लोगों को बेक करना जानती हूं। ईशा सिंह ने भले ही शेफ की कई किताबें पढ़ी हो, लेकिन कहीं से भी इस सीरियल में शेफ की तरह नहीं दिखती। हां, वो जो कुछ बनाती है और किस परिस्थितियों में बनाती है वो बहुत कुछ अप्रत्याशित और फुअर लगता है। हालांकि ईशा सिंह जिस प्रकार की चरित्र को निभा रही है वो चरित्र जटिल परिस्थितियों में है और जो उलझा हुआ है और जिन्होंने जीवन में कई धोखे खाए हैं और उनमें संवेदनाओं को बचाकर रखना बहुत मुश्किल होता है, वैसे में भी ईशा सिंह ने अनेरी की भूमिका में जितना जो कुछ हुआ जान डालने की कोशिश की है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि अभी भी ईशा सिंह को इमोशंस पर बहुत कुछ काम करना है, खासकर जब वो दुख भरे या कहिए कि बिल्कुल हृदय को छूने वाले रोमांस का जब वो अभिनय करती हैं, तो उसमें उनको अभी भी 100% देने की जरूरत है, क्योंकि वहां बहुत कुछ सतही लगता है। अब बात हम करते हैं मैडी के मैनेजर मिंट की, अर्थात आलिशा चोपड़ा की। आलिशा चोपड़ा ने निश्चित रूप से कुछ चौंकाने वाले अभिनय किए हैं, जिसका खुलासा खुद मोहसिन खान साहब ने भी हालिया इंटरव्यू में कहा कि उनके जब उनका रोल हो रहा था पहली, तो उस पर काफी तालियां बजी। हाँ, अपने रोल के हिसाब से आलिशा चोपड़ा ने मिंट के कैरेक्टर में चलता फिरता अभिनय किया है और ठीक ठाक ही है। और मैं मानता हूं कि बहुत कुछ जो चरित्र है उसको वो न्याय कर पा रही हैं। फिर भी जो मैनेजर के रूप में जिस प्रकार की दौड़ भाग और जिस प्रकार के एक्सप्रेशंस आते हैं उसमें भी वहां कमजोर है। प्रतीक सहजपाल जो मैडी के अंत प्रशंसक बने हैं, जिगर, उनका रोल निश्चित रूप से कहिए कि इन फूहर और प्रत्याशित परिस्थितियों में थोड़ा बहुत कौतूहल पैदा करने वाला है। मैं हास्य की बात नहीं करता, क्योंकि जो भी हास्य के संरचना रची गई है वो बहुत जटिल तानों में रची बसी गई है जो समझ के बाहर है।
दिल्ली के बॉयज का जो भूमिका वो निभा रहे हैं, हालांकि उनके साथ उन्होंने बेहतर न्याय किया है और कई अर्थों में वो मोहसिन खान के सामने मैडी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रतीक सहसपाल जी की बड़ाई है कि जो भी रोल मिला है उसको वो बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर अपने फुअर हास्य या यूं कहिए कि ओवर एक्टिंग के कारण थोड़े बहुत कहीं वो परेशान करने वाले भी दिखते हैं। अब बात हम करेंगे पूरी की पूरी स्टोरी लाइन की, जो बहुत कुछ ठनकते संवाद, अटपटे हास्य के ताने बाने के साथ बुना हुआ है और जिसके साथ बंधी हुई है अवास्तविक परिस्थितियां। और आज दूसरी बात करें तो पूरी की पूरी घटनाएं उस अविश्वसनीय परिस्थितियां जो जीवन में होती ही नहीं, बहुत कम होती है, या उन हॉट दृश्यों से, नशे के धुएं के गुब्बार से, घिसे पिटे संवादों से, और इन संवादों में भी सबसे अहम उन गालियों से भरा पड़ा है जिसका उपयोग हम वास्तविक जीवन में कम करते हैं। शायद गोवा में भी करते होंगे कि नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन कहानी को इस प्रकार से नहीं बनाना चाहिए कि संवाद बड़े बोझिल लगे। मैं एक बात कहूं, जैसे अनेरी का हर रात मैडी के घर जाना, खुफिया रास्ते से जाना, और ऐसे रास्ते से जाना जो सीधे उनके घर के अंदर खुलता हो और कहां खुलता हो इस बात का कोई पता ना हो, और पूरी रात मैडी के बिस्तर के नीचे ही सोना, वो भी फोन लेकर, और मैडी के ही किचन में काम करना, लाखों का ऑर्डर का निपटारा करना, और इसका पता मैडी को न लगना, और यहां तक कि उनके नौकर को भी भूत बनकर डराना। ये बहुत कुछ अवास्तविक परिस्थितियों, फुहर हास्य और घिसी पिटी स्टोरी लाइन से जुड़ा हुआ है, जिसका कई बार हम कई फिल्मों में इसे हम देख चुके हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार मोहसिन खान साहब इस कथानक से क्यों जुड़े? क्या इसलिए कि उन्हें कुछ नया करने को मिल रहा था, या कुछ इसलिए कि वो अपनी ही कहानी में खलनायक की तरह पेश आएंगे, या कुछ इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि कुछ वो एक विदेशी लुक दे पाएंगे जो शायद उन्हें बॉलीवुड ही नहीं सीधे हॉलीवुड में एंट्री करने के काबिल बनाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अभी तक के 8 एपिसोड वो रोमांच पैदा नहीं कर पाए हैं जिसके लिए मोहसिन खान साहब जाने जाते हैं, और जिसके लिए हम जैसे प्रशंसक उन पर कहिए कि जाने वारे निछावर होते हैं। आप सभी जानते हैं कि मोहसिन खान साहब अगर किसी इमोशंस के बादशाह हैं तो वह है सैड इमोशंस, ठीक दिलीप कुमार की तरह। और अभी तक मोहसिन खान साहब को वो सैड इमोशंस, उस भावनात्मक नॉस्टैल्जिया में जाने का मौका नहीं मिला है। शायद आगे 8 एपिसोड में ये देखने को मिलेगा, जब वो पीछे की दुनिया में जाएंगे, अपने बचपन के प्रेम को याद करेंगे और फिर उसे ईशा सिंह के रूप में देखेंगे। इसलिए हमें आगे आने वाली 8 एपिसोडों का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक जितना दिखाया गया है उसमें आलिशा चोपड़ा, भले ही वो कहिए कि उनकी मेन एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन अभी तक के वो रोल में चूंकि इतना दिखाया जा रहा है और इतना वो मैडी से जुड़ी हुई हैं कि अभी तक वही मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि आखिरकार इस कहानी में ये मैडी के मैनेजर मिंट को इतना फोकस क्यों किया गया है। क्या ये कहानी किसी सुपरस्टार के दर्द को दिखाती है, या एक मैनेजर के आपाधापी को, या उसके तिक्रम को? ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, अभी तक जितनी समीक्षाएं आई हैं, मैं कुछ समीक्षाओं की बात कर लूं। सबसे ज्यादा रेटिंग दी है IMDb ने, क्योंकि इसका यूजर ही इस पर अपने वोट्स देते हैं और इसके यूजर ज्यादातर मोहसिन खान के प्रशंसक हैं, और कमेंट्स भी मोहसिन खान के प्रशंसा में आए हैं, जिन्होंने मोहसिन खान की 2 साल के बाद टीवी या एक्टिंग की दुनिया में या वेब सीरीज की दुनिया में वापसी की तारीफ की है। इसलिए अगर आप इस पर IMDb पर आप रेटिंग देखेंगे तो आप इसको इस पर रेटिंग मिलेगी 9.3
आउट ऑफ 10। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें मोहसिन खान के चाहने वाले काफी जुड़े हैं। बात करें अगर ये टाइम्स नाउ की, तो टाइम्स नाउ ने इसे घिसे पिटे संवादों वाला और पतली कथानक का मानते हुए इसे 5 में से मात्र 2.5 स्टार्स दिए हैं। गैजेट 360 ने इन्हें 3.5 स्टार दिए हैं, जो ठीक ठाक है। दूसरी ओर IWM बज ने इसे मात्र 1.5 स्टार दिए आउट ऑफ 5 और कहा है कि जीवन से दूर घिसी पिटी कहानियों से भरी हुई ये परिस्थितियां गोवा के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों में फिल्माई तो गई है, लेकिन कहानी के डूबते जहाज को ये नहीं बचा सकती। मतलब कुल मिलाकर समीक्षाओं में ठीकरा फोड़ा जा रहा है इसके उलझे हुए कथानक का, जो बहुत कुछ नया साबित नहीं करती है। और प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार मोहसिन खान साहब एक इंसान के रूप में क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं इस वेब सीरीज के माध्यम से। हालांकि आदर्श की मांग करना उचित है नहीं, क्योंकि कहानियों में हर चरित्र को जीना पड़ता है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं इस चरित्र को कर कर भी संजय दत्त ने बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जीता था। तो ये चरित्र को निभाना होता है। फिर भी जब आप चरित्र को निभा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप किसी विदेशी पात्र को ध्यान में रखें। और नशा न करने वाले मोहसिन खान साहब भी सिगरेट के इतनी ज्यादा विज्ञापन, इतने ज्यादा दृश्य डाल रखे हैं उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर भी और खुद इसमें भी, कि लगता नहीं है कि वो कोई एंटी ड्रग्स कैंपेन करने वाले हों, जैसा कि इस वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री के सामने एंटी ड्रग्स कैंपेन कर रहे हैं वैसी परिस्थितियों में, जबकि उनके यहाँ जिगर के माध्यम से ही ड्रग्स का धंधा चल रहा है और खुद मोहसिन खान साहब कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं नशा करने में। तो प्रश्न है कि भारतीय युवा दिलों को आखिरकार ये क्या मैसेज देता है, जब आजकल वास्तविक जीवन से जुड़ी परिस्थितियों की, जिसको आप रियलिस्टिक ड्रामा कहते हैं, उसकी मांग बढ़ी है। अविश्वसनीय काल्पनिक परिस्थितियों को देखना और घिसी पिटी परिस्थितियों को देखना लोग पसंद नहीं करते। आपने हालिया दिनों में देखा कि 12वीं फेल जैसी फिल्म जो है उसको नेशनल अवार्ड जिसके लिए उनको मिला एक्टर्स को, और जिन्होंने इतना नाम कमाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो बहुत कुछ रियलिस्टिक थे। जब आप आम आदमी के जीवन संवेदनाओं से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो सुपरहिट साबित होगी। केवल प्राकृतिक दृश्य समुद्र दिखाने से, हॉट दृश्यों को देने से, कपड़े उतारने से, सिगरेट से, गाली गलौज से और बीच बीच में जो कहिए कि लहराते संगीत को देने से आप कहानी की स्टोरी लाइन को संभाल नहीं सकते। फिर भी मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि मोहसिन खान साहब चूंकि पर्दे पर 2 साल के बाद वापसी कर रहे हैं, इसलिए आप इस वेब सीरीज को देखें जरूर। क्यों? क्योंकि इस वेब सीरीज में एक मेलोड्रामा है, एक सस्पेंस अभी भी है। वो सस्पेंस है सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया के फॉलोअर्स का, और वो भी इंस्टाग्राम के। क्योंकि मोहसिन खान साहब के जिन्होंने मैडी का चित्र निभाया है, उनकी द सीक्रेट गर्लफ्रेंड के पास कम पोस्ट में भी इतने फॉलोअर हैं और सारा खेल फॉलोअर्स का है। तो कहानी क्या सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के फॉलोअर से भी जुड़ती है, और क्या ये कहानी हालिया दिलों में शिवांगी जोशी को अनफॉलो करने से भी जुड़ती है क्या? यही देखने के लिए बुद्ध जैसे शिविन के प्रशंसक इसे अभी तक देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें शिवांगी जोशी को अनफॉलो करने वाला मामला, द सीक्रेट गर्लफ्रेंड का मामला, क्या इससे भी जुड़ता है क्या? थोड़ी देर के लिए आप मोहसिन खान से नाराज हैं, तब भी मैं यही कहूंगा कि इसको आप इसलिए देखें क्योंकि आप देख सकें कि बिना शिवांगी के मोहसिन खान की नैया कश्ती गोवा की खूबसूरत लहरों में भी डूबती हुई कैसे नजर आ रही है। इसके लिए देखें। और यदि आप ट्रू मोमेनियंस हैं, आप मोहसिन खान साहब के अंध प्रशंसक हैं और हर हालत में, हर दृश्य में मोहसिन खान को पसंद करते हैं, तो मोहसिन खान साहब को जरूर देखें इस वेब सीरीज में, क्योंकि मोहसिन खान साहब आपको एक नए लुक में, एक नए हैंडसम अंदाज में नजर आएंगे जो वो पहले कभी भी नजर नहीं आए हैं। मतलब यदि मोमेनियंस को लगता है कि मोहसिन खान साहब
बॉलीवुड नहीं सिर्फ सीधे सीधे हॉलीवुड के लिए बने हैं, तो वैसे लोग जरूर जब मिला तू को देखें और देखकर उन्हें प्रमोट करें। और आपको एक और बात बता दूं कि हालिया दिनों में ये इंस्टा पर काफी ट्रेंड हुआ, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी थी। कहानी ये थी कि जियो सिनेमा ने एक टैगलाइन किया और उसके पीछे कई कंपनियों ने उस पर अपने कमेंट किए, कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने, शायद इसमें स्विगी भी थी, और वन लाइन जो है वन लाइनर पूरा का पूरा ट्विटर पर, एक्स पर ट्रेंड किया। जाहिर है इनके साथ वैसी कंपनियां जुड़ी हैं जो जियो सिनेमा के साथ कभी पार्टनर रही हैं और वही इनके ट्रेंडिंग का कारण था। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जब मिला तू अगर ट्रेंड करे तो दिल से करे, वास्तविक परिस्थितियों के कारण करे और अच्छी अभिनय और अच्छी स्टोरी लाइन के लिए करे। लेकिन अभी तक यदि हम बात कर दें तो मोहसिन खान साहब और ईशा सिंह, प्रतीक सहजपाल या अलीशा चोपड़ा का अभिनय ठीक ठाक है। वो अपने किरदार के साथ सही न्याय कर पा रहे हैं, लेकिन खराब स्टोरी लाइन और घिसे पीटे संवाद और कहानी में जो अवास्तविक परिस्थितियां जुड़ी गई हैं, उससे कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में या गोवा के समुद्र में एक डूबते जहाज की तरह साबित हो। लेकिन हम परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि गोवा की हसीन वादियों में खिलकर, हालांकि कहानी अब मुंबई में लौटेगी और मुझे पता है कि गोवा से ज्यादा दिल को छूने वाली कहानी बैक की होगी, तो हमें उस कहानी का इंतजार करना पड़ेगा। और यदि मुझे इसके लिए रेटिंग देने की जरूरत पड़े तो मैं ईमानदारी के साथ बिना मोहसिन खान, बिना शिवांगी जोशी, बिना सिविन फैंस के मैं ईमानदारी के साथ कहूं कि पहले के 4 एपिसोड के लिए यदि मुझे रेटिंग देनी होती तो मैं 3.5 देता आउट ऑफ 10, और बाद के 4 मतलब टोटल 8 के लिए देनी पड़े तो मैं आज के डेट में दूंगा 4.5। लेकिन मुझे पता है कि आगे आने वाले 8 एपिसोड इंटरेस्टिंग साबित हो सकते हैं, जिसमें मोहसिन खान अपने अभिनय को दिखाने में काफी सफल होंगे। तो आप उनसे जुड़ सकते हैं यदि आप मोहसिन खान को पसंद करते हैं और यदि आप मोहसिन खान साहब के किसी भी म्यूजिक वीडियो को झेलने के आदी हैं। लेकिन यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि तू मुझसे जुदा, जिसमें ईशा सिंह के साथ थे, 1 साल में 12 मिलियन व्यू ही पा सका। तो ईशा सिंह के साथ ये वेब सीरीज इस मुकाम तक पहुंचेगी क्योंकि केमिस्ट्री की जहां तक बात है, एक बड़ी ही बात कही है IMW बज ने कि पेंटिंग, जैसे ईशा सिंह और मोहसिन खान की केमिस्ट्री पेंट को सूखते हुए देखने की भांति है। जैसे कोई पेंट आप करते हैं और वो सूख जाता है और तब तक इंतजार करना पड़ता है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। और मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना पड़ेगा कि प्रतीक सहजपाल और आलिशा चोपड़ा की एक्टिंग वैसी है जैसे आप दीवार पर एक रंग का कोट किए होते हैं और बाज़ाब्ता दूसरे रंग का कोट करते हैं और पिछला कोट भी दिखाई देने लगता है। तो अभी प्रतीक सहजपाल और आलिशा चोपड़ा को 2-4 कोट और करनी है अपनी पेंटिंग की। हम उसका इंतजार करेंगे। जुड़े रहिए लवली टॉकीज में ऑनेस्ट रिव्यू के लिए। नमस्कार, धन्यवाद और जाइए जब मिला तो देखने।